हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टिल 12। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज के एमसीक्यू। अब एमसीक्यू हमने दो निपटाए थे, कौन से? बिगिनर्स और इंटरमीडिएट। फाइनली हम आ गए हैं हमारे सबसे हाईएस्ट लेवल यानी अचीवर्स लेवल के क्वेश्चन पे। अचीवर्स लेवल विच मीन्स हॉट्स। अभी हॉट्स क्या है भाई? हॉट्स इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अभी तक जो हमने देखा था वो थोड़ा बेसिक था। हॉट्स में हम देखेंगे केस बेस्ड स्टडीज। वो क्या होते हैं तो वीडियो जरूर एंड तक देखना तो समझ आ जाएगा। दिस इज पलक रखियानी, योर बायोलॉजी टीचर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो लेट्स स्टार्ट। अब हॉट्स लेवल में क्या है, थोड़ा डिफरेंट है पहले वालों से। थोड़ा कैसे मैम? तो यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग केस, यानी कि बिल्कुल कोर्ट लगा हुआ है यहाँ पे, लॉयर हम हैं, हमें क्या करना है? केस को सॉल्व करना है। केसेस दिए रहेंगे उन्हीं पे बेस्ड, बिल्कुल अच्छे से सुनना, इन्हीं केसेस पे बेस्ड रहेंगे 5 क्वेश्चंस। टोटल हम कवर करेंगे 4 केसेस और हर केस में रहेंगे 5 क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 ऑन द स्क्रीन। पहले केस पढ़ लेते हैं। The soil that we see today in one place has been created over a very long period of time. Soil is found in layers which are arranged during soil formation. These layers form soil profile and vary in thickness, color, texture, porosity, acidity, structure, consistency and composition. तो ये केस था। केस सुन के समझ आया कि किसका केस है? सॉइल का केस है। मैम सॉइल पे बात कर रहे हैं, सॉइल ने केस उठाया है, सॉइल का केस है। उसमें से भी सॉइल हमने पढ़ी है हमारी मिट्टी, उसमें किसकी बात कर रहे हैं? ये लेयर्स की बात कर रहे हैं। किसकी? लेयर्स की। कैसे बनती है सॉइल? एंड देन बेस्ड यहाँ पे दिया गया है आपको एक डायग्राम, उस पे बेस्ड हैं ये 5 क्वेश्चंस। तो आ जाते हैं पहले डायग्राम पे। चलो इतना तो समझ आया ना कि केस में बोला क्या है। नहीं आया तो बता देती हूँ। सॉइल की बात कर रहे हैं। सॉइल कैसे बनती है बताया था। 1-2 दिन, 10, 20, 100 साल का भी काम नहीं है, हजारों, लाखों, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सॉइल बनती है। कैसे बनती है? तो जो रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनका वेदरिंग, डिकम्पोजिशन, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ प्रोसेसेस से सॉइल ऐसे ऐसे अरेंज होती है। अब एक टॉपिक अगर याद आ रहा हो जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है तो चिंता मत करो, यहाँ बता दूंगी मैं। क्या कि कंपटीशन विंडो के तौर पे हमने देखा था सॉइल प्रोफाइल। जैसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल होती है, फेसबुक प्रोफाइल, वैसे ही सॉइल की अपनी प्रोफाइल है। अब मैम इस प्रोफाइल में क्या होता है? तो ये जो देख रहे हो ना सॉइल, ये ऐसे अर्थ की लेयर्स की तरह सॉइल है। ये सबसे नीचे वाली, ऊपर ऊपर ऊपर, एंड देन यहाँ तक ये जो सॉइल हमें दिखती है वो सॉइल है। तो सॉइल को जैसे अरेंज किया गया है उसी से बनती है सॉइल प्रोफाइल। अच्छा नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ जरा। कहाँ? कहीं नहीं जाना है, मतलब यहीं आ जाओ। हम देख लेते हैं एक बार सॉइल प्रोफाइल होती क्या है। अच्छा एक बात और बता दूं, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना तो हम भगेंगे नहीं कि यार क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर टिक किया, बाय बाय। ये आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, बट उसका एक्सप्लेनेशन, व्हाई इज दिस करेक्ट एंड अदर इनकरेक्ट क्यों है, ये समझना भी तो जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, बट बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन हो सकता है जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा वहीं से आए। ओके, सो सॉइल प्रोफाइल रिकॉल करते जाओ, और जैसे ही मैं रिकॉल करवा रही हूँ ऐसे मुंह से बोलते जाना आगे, है ना। सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? तो सॉइल को जब किस में अरेंज किया जाता है? लेयर्स में। यानी देखो अलग अलग टाइम पे, इतने पीरियड ऑफ टाइम पे इतनी सारी सॉइल्स बनी, तो लेयर बनती गई, नीचे वाली सॉइल, फिर उससे ऊपर आई, ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे स्टैक नहीं बना देते हम घर में जैसे, है ना। कपड़े कैसे करते हैं हम? कपड़े जो भी आज पहने उतार के वो चेयर होती है, यूनिवर्सल चेयर, है ना, उस पर फेंक दो तो ऐसे लेयर नहीं बनती जाती है, पहाड़। वैसे ही सॉइल का पहाड़ बन गया। अब ये लेयर्स में जैसे अरेंज हो गई ना सॉइल, देखो यहाँ यहाँ अलग अलग लेयर्स हो गई, और ऊपर ऊपर जो टॉप सॉइल रह गई, ठीक है। ये नीचे नीचे वाली सॉइल है मान लो। इन्हीं लेयर्स को अब क्या है, साइंस में मैंने कहा है इन्हें नाम देने का बहुत शौक है, ऐसे नहीं रहने देंगे। लेयर्स उन्हें पसंद नहीं आया, उन्हें कहा कि हम इसे नाम होराइजन दे दें। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, परमिशन तो ली नहीं, खैर ले लिया नाम। तो ये जो लेयर्स है ना सॉइल की, इन्हें कहते हैं होराइजन। कुछ अलग नहीं है, कुछ बहुत ही डिफरेंट नहीं है, सिर्फ इन लेयर्स, परतों को क्या कह दिया? होराइजन। होराइजन में बांट दिया, एंड इन पूरी लेयर्स को एक साथ, मतलब एक को मैं एक होराइजन कहूंगी, जैसे होराइजन ओ हो गया, होराइजन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, है ना, ऐसे
इन सब को हम क्या कहते हैं, इन सब को मिला के कहा जाता है सॉइल प्रोफाइल। आए समझ, एक एक का अलग अलग नाम है, ओ ए बी सी आर ये सब, और इन सब की लेयर्स को ऐसे इकट्ठा मैं देख रही हूँ तो क्या कहूँगी, सॉइल प्रोफाइल। आई समझ। चलो अब सॉइल प्रोफाइल में डिफरेंट टाइप्स की बात करो तो वहाँ इमेज दी हुई है, बट जब वहाँ तक पहुँचेंगे ना मैं यहाँ पढ़ा दूंगी और मुझे आंसर देना बस, है ना, तब आंसर बिल्कुल क्लिक होना चाहिए, बिकॉज अभी बता दिया मैंने। क्या बताया तो देखो, होराइजन ओ पहले लिखा है मैंने, ओ सबसे ऊपर है, इजंट इट, ओ सबसे ऊपर है। ओ स्टैंड्स फॉर कि इसमें समझ जाना ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस वगैरह सब बहुत ज़्यादा रहेगा। ओ और ए ये जो मिला के ये क्या बनते हैं, टॉप सॉइल, सबसे ऊपर वाली सॉइल जो एक्सपोज्ड रहती है, एक्सपोज एज इन जो हमें दिखती है, इजंट इट। आया समझ, ये टॉप सॉइल। अब नीचे आ जाओ, ये दबी हुई बीच वाली, इसे हम कहते हैं सब सॉइल, वो वाला सब नहीं, सब वाला सब नहीं, बीच वाला सब, SUB, सब सॉइल। सब सॉइल क्यों, क्योंकि ये बीच में है, बीच में है यानी दोनों के बीच में दबी है, नीचे से भी ऊपर से भी सब सॉइल है। अब यहाँ पे जो है टॉप सॉइल जैसी कहानी नहीं है कि प्लांट ग्रोथ हो सकता है, कुछ बहुत ही लंबे हो ट्रीज वगैरह उनकी जाए, बट यहाँ पे मैक्सिमम नहीं जाती है। और नीचे आ जाओ तो क्या आ गई, ये हमारी सी कौन आ गई। अच्छा एक चीज और सुनना, अलग अलग चीजें हम देखते हैं ना तो वहां पे प्रोफाइल में कभी इधर नीचे या तो R दिया होगा या फिर D दिया होगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। ये एक ही चीज है, ये जो सबसे नीचे आती है ना, दैट इज ईदर यू कैन कॉल इट एज बेड रॉक और पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक सी को हम इसलिए कहते हैं, ये पेरेंट रॉक तो है ही, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये पार्शियली वेदर्ड है। वेदर मैम कौन सा वेदर, अरे वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है, जो रॉक्स होती हैं वो ब्रेक होती हैं, टूटती हैं, उससे सॉइल बनता है, वो वेदरिंग। तो क्या है ना, अब कहीं कहीं ये डिफरेंस दिखाएंगे भी नहीं, आपको बोल देंगे सेम है पेरेंट रॉक, पर अगर बहुत ही अपन अच्छे से देखें ओलंपियाड के हिसाब से तो सबसे नीचे जो R या D है दैट इज बेड रॉक, यानी ये अनमॉडिफाइड पेरेंट रॉक है। पेरेंट क्या होता है, माँ बाप है इसके, तो ये रॉक जैसी थी ना ये वैसी ही है, उधर ही, कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं है, दैट इज बेड रॉक। और उससे थोड़ा ऊपर चलो तो थोड़ी पार्शियल बोलते हैं ना, आधी अधूरी वेदरिंग हुई है, तो उस वेदरिंग में जो रॉक है पेरेंट रॉक से वेदरिंग हुई है, तो उसे हम कह सकते हैं पार्शियल पेरेंट रॉक। देन ऊपर मैंने क्या कहा, सब सॉइल, एंड सबसे ऊपर टॉप सॉइल, और जहां पे O है दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर। इनकी खासियत क्या है, इनमें 2-3 जोन्स हैं। कौन से जोन्स हैं मैम, तो देखो जोन जैसे कि एक जोन है जोन ऑफ लीचिंग या जोन फॉर लीचिंग। अब लीचिंग क्या है, बिल्कुल अच्छे से सुनना, ये नया कॉन्सेप्ट है। वाह भाई, क्या बोला, लीचिंग अच्छे से सुनना, ये नया कॉन्सेप्ट है। क्यों, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो सॉइल में ऊपर प्रेजेंट रहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोला, सॉइल में ऊपर रहेंगे न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स का खजाना कौन, न्यूट्रिएंट्स का खजाना है ह्यूमस, यानी सॉइल में ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनका नीचे आ जाना। कैसे नीचे आ जाना मैम, तो यूजुअली क्या होता है, वाटर के थ्रू जब पानी आता है नीचे तो वो सारे क्या है, जैसे एब्जॉर्ब कर रहा है पानी, रूट्स वगैरह ने कर लिया, ठीक है, ले लिया। अब सॉइल में जो पानी में न्यूट्रिएंट्स बचे वो आते गए नीचे 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 नीचे। अब नीचे आके यहाँ पे मतलब एंड है मान लो, तो यहाँ पे ये क्या हो गए, कलेक्ट होते गए। बिल्कुल अच्छे से सुनना, लीचिंग और एक्यूमुलेशन में कंफ्यूज हो जाते हो नहीं तो अभी सुन लो क्या बोला। लीचिंग मैंने ऊपर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब क्या है, नीचे आते, बिल्कुल जगह दिखी तो नीचे जाते जाएंगे ना, नीचे गया गया गया, अब यहाँ एंड आ गया, स्टॉप आ गया, तो यहाँ पे क्या है, अब ये इकट्ठे होंगे, इकट्ठे यानी कलेक्ट। और इसका अनदर वर्ड क्या है, एक्यूमुलेशन। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हम थोड़े साइंटिफिक टर्म्स यूज करें, तो एक्यूमुलेशन यानी कलेक्ट होते जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो जाता है। सैचुरेशन को इस सिंपल लैंग्वेज में बताओ ना, अति हो जाती है, मतलब किसी को सहने का सैचुरेशन नहीं होता है। कोई दोस्त है जो बहुत पकड़ पकड़ करता है तो बोलते हैं ना भाई मैं सैचुरेट हो गया अब मत बोल, तो वैसे ही ये जो लेयर है यहाँ पे सैचुरेशन हो जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। तो विच मीन्स जो सब सॉइल है उसे हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। समझ आया कि ये दो जोन रिलेटेड कैसे हैं। ये है जोन ऑफ लीचिंग, कौन है, टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में लीचिंग हुई, न्यूट्रिएंट्स आ रहे थे वो नीचे जाते गए, और नीचे जब कलेक्ट हो गए, सो दैट इज जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। अच्छा एक और चीज याद रखो, ये जो सब सॉइल है ना, दैट इज बेसिकली रिच
इन किस में रिच है, मिनरल्स और ऑर्गेनिक, ये जो सॉल्ट्स है ना इसमें रिच होगी। कौन, सब सॉइल। एंड सब सॉइल के ऊपर ही एक जोन आता है, बहुत ही कहते हैं ना छोटा सा जोन है तो उसको इतना मेंशन नहीं करते, ई बोलते हैं हम यूजुअली, दैट इज इल्यूवियल, इल्यूवियल जोन कहते हैं, इल्यूवियल जोन, इल्यूवियल जोन या इल्यूविएशन ऐसे कह सकते हैं। इस जोन को बहुत ही छोटा सा रहता है, इसमें भी मेनली क्या ज़्यादा है, मिनरल कंटेंट, जो सॉल्ट कंटेंट है बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है तो हम समझ गए, क्योंकि इधर इधर नीचे आके कलेक्ट हो गए। क्लियर। एंड सी, और ये नीचे वाले की तो कहानी समझ गए होगी, क्या कहानी है, पेरेंट रॉक है, नीचे बेड रॉक, और उससे अगर थोड़ी वेदरिंग हुई तो ऊपर बना हमारा पार्शियली वेदर्ड पेरेंट रॉक। अगर ये समझ आया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है। अब आऊंगी तो अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें पता है क्या होंगे आंसर्स। अब यहाँ पे बोलोगे मैम पी क्यू आर एस टी क्यों दिया है, आपने तो एबीसी पढ़ा है। अरे तो ये आइडेंटिफाई करना है हमें, ये क्वेश्चन दिया है अननोन, जैसे मिस्टर एक्स देते थे वैसे इतने सारे दे दिए, पी क्यू आर एस टी यू ये दे दिए हैं। अब इन्हीं पे बेस्ड आओ पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइडेंटिफाई पी आर एस एंड टी। अच्छे से सुनना, क्या बोला, आइडेंटिफाई पी आर एस एंड टी, मतलब बीच में ये क्यों खा गए हैं, इन्होंने कहा पी आर एस एंड टी को आइडेंटिफाई करो। तो हमें पता है कि ऊपर जो पी है, अभी मैंने बताया था ये कौन सा होराइजन है, होराइजन ओ, सबसे ऊपर टॉप सॉइल वाला। नीचे जो आता है यहाँ पे, जहाँ तक ये जो आपको दिख रही है ना, बता देती हूँ थोड़ा यहाँ से, ये रूट्स आ रही हैं प्लांट्स की, कहाँ तक, टॉप सॉइल तक आती हैं। तो ए है, ए क्या हो गया, टॉप सॉइल, होराइजन ओ, होराइजन ए। अब एस, एस की अगर मैं बात करूँ तो एस क्या था, ए से नीचे क्या था, बी। अब ए बी सी डी मत करते जाना, पूरा समझना भी उसको। ए टॉप सॉइल है, नीचे बी, बी क्या है, बी इज सब सॉइल, ये टॉप सॉइल है, कौन, ए, एंड ऊपर वाला तो ओ, ऑर्गेनिक मैटर, सब सॉइल, टॉप सॉइल। एंड टी क्या आता है, टी इज होराइजन सी, होराइजन सी के नीचे ही डी। देखो सबसे नीचे जो होगा ना बेड रॉक या पेरेंट रॉक, दैट विल बी ईदर डी और आर। अब वो डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या दिया है, डी या आर दोनों हो सकते हैं, बट हमें इतना जाना ही नहीं है, सीधे बोला क्या, पी आर एस टी, तो मैंने बता दिया ओ ए बी सी, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए। अब बिल्कुल ही आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है कि इन सब में से ऐसा ऑप्शन कहाँ है जहाँ पे क्या सीक्वेंस है, ओ ए बी सी। तो चलो इस हिसाब से सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं। एक और चीज़ सुनो, व्हेनेवर यू गिव ओलंपियाड्स, तो इसमें एक मेथड होता है। क्या है मेथड, कि अगर किसी भी क्वेश्चन में जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं, करेक्ट, अब रियलिटी शोज वगैरह होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, देयर आर कंटेस्टेंट्स एंड दे गेट एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड यानी बाहर निकाल देते हैं। तो वैसे ही इन ऑप्शंस में हम एक मेथड फॉलो करते हैं, इन सम केसेस, नॉट ऑल केसेस। जिस केस में आपको पता है दिस इज द आंसर, गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन डू एलिमिनेशन। उसमें क्या होता है कि हम जो हैं कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट यानी टाटा बाय बाय कर देंगे। किस बेस पे, बिकॉज हमें पता है कुछ भी हो इस क्वेश्चन का आंसर ये तो नहीं होगा। सो इफ वी एलिमिनेट वी विल गेट लेस ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शन कम बचेंगे, तो आंसर चूज करने में आसानी होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो आ जाओ, यानी कि पहला मैंने क्या कहा, पी ओ होगा, तो ऑफकोर्स इधर तो ए है तो ऑप्शन ए बाय बाय, ऑप्शन बी में ओ है तो ये हो सकता है, होल्ड पे रखना है अभी, है ना, और इधर भी हो सकता है, यहाँ नहीं है, मतलब ऑप्शन बी और सी में से अब सिलेक्ट करना है, काम आसान हो गया। तो बी में ओ है, इधर ओ है, ये भी ए है, ये भी ए है, चलो अभी तक तो ठीक थे। अब इधर आ जाओ, कहानी यहाँ बदलती है। एस बोल रहा है ऑप्शन बी की बी है, तो हम देखते हैं हमारा एस क्या है, और एस हमने दिया है बी, दैट इज सब सॉइल। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी ओ ए बी सी, ये है होराइजन का सही इन्होंने जो दिया है आइडेंटिफिकेशन। तो लेट्स जस्ट चेक इट वंस, यस इट इज करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 कंफ्यूज मत होना, ये जो केस पढ़ा है ना इसी के बेस पे चलेंगे अभी क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन 2 क्या कहता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्यू एंड आर। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्यू एंड आर क्या है। क्यू क्या था हमारा, ये ऊपर वाला टॉप सॉइल के बीच में जो एरिया आ रहा है वो, एंड आर इज हमारी टॉप सॉइल, यानी ये जो पूरा मिला के है ना ये टॉप सॉइल है। तो अब देखो, अब ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके फीचर क्या हैं। तो टॉप सॉइल के अगर मैं आपको फीचर बताऊं ना, तो इतना समझो, अभी पीछे बताया था ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, ह्यूमस ज़्यादा होगा, ह्यूमस यानी खजाना, किसका खजाना, न्यूट्रिएंट्स का खजाना,
प्लांट ग्रोथ के लिए फिट होगा। सबसे पहले तो प्लांट ग्रोथ यहीं मिलेगी आपको, टॉप सॉइल पे ऊपर ही जो है प्लांट ग्रोथ अच्छी मिलेगी। ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक में जितने भी आप न्यूट्रिएंट्स मिला लो सब होंगे। तो इतना फीचर समझे इसके लिए, क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, जो ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्यू एंड आर का फीचर क्या है। सो लेट्स रीड द ऑप्शंस। दीज कंसिस्ट ऑफ ह्यूमस, लिटर एंड हैव अ जोन फॉर लीचिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट, ह्यूमस है, सही बात है। लिटर, लिटर यानी क्या, जो भी हम घर से जो डालते हैं ना, पील्स वगैरह डालते हैं, कचरे वगैरह डालते हैं, सब ऊपर वाली ही उसमें आते हैं, सॉइल में आते हैं। एंड जोन फॉर लीचिंग, अभी मैंने बताया था लीचिंग क्या था, जो न्यूट्रिएंट्स नीचे जा रहे थे, तो टॉप सॉइल को ही कहा था कि दैट इज जोन फॉर लीचिंग। सो दिस इज करेक्ट। बी क्या कहता है, रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इन टॉप सॉइल। वेरी करेक्ट, प्लांट ग्रोथ के लिए फिट है, मतलब क्या, रूट्स वहीं होंगी। अरे कुछ बच्चे पता है इतना दिमाग लगाते हैं कि मैम आपने जो लाइन बोली वैसी नहीं मिली तो कुछ भी करेक्ट नहीं है। इट कुड मीन द सेम ना, सिनोनिम नाम की चीज होती है ना, कि वैसी ही लाइन। अब मैंने क्या कहा, प्लांट ग्रोथ के लिए फिट है, और यहाँ लिखा है रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इन टॉप सॉइल, तो यहाँ तो इस इधर से कान पकड़ो उधर से बात एक ही है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, दे हैव पार्शियली ऑल्टर्ड पेरेंट मटेरियल। ओहो, ये थोड़ा अलग हो गया। क्यों अलग हो गया, पहले तो पेरेंट मटेरियल हमें पता है क्या है, जो पेरेंट रॉक होती है, पत्थर, पेरेंट रॉक जहाँ से सॉइल बना, ठीक है। अब हमने देखा था कि नीचे वाले जो जोन थे, डी जोन, आर जोन जिसे हम कहते हैं, वहां पे थी पेरेंट रॉक या बेड रॉक, उसके जस्ट ऊपर सी था। सी में मैंने क्या कहा, पार्शियली वेदर्ड पेरेंट रॉक। वेदर्ड यानी ऑल्टर्ड, यानी ये जो पेरेंट रॉक है जैसी है, इसमें कुछ चेंजेस आके ये ऊपर वाली बनी है सॉइल। तो ये कौन सी थी, सी, और ये किसके बारे में पूछ रहे हैं, क्यू एंड आर, दैट इज हमारी ऊपर वाली ही है, ए होराइजन तक है। तो विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये इन दोनों के लिए गलत है। तो विच मीन्स ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। वन मोर अनदर थिंग, क्या है कि अगर जल्दबाजी करोगे ना तो प्रॉब्लम होगी। अच्छी बात है पेपर टाइम पे सॉल्व करो, वी नो कि टाइम लिमिटेशंस होती हैं, बट देन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखे करेक्ट, अरे वाह, क्योंकि पहला पढ़ोगे ना पहला ही करेक्ट दिखेगा, पहला तो है ना करेक्ट। तो क्या करते कुछ बच्चे कि अरे हम तो इतने फास्ट हैं, बढ़िया OMR शीट पे मार्क कर दिया और हो गया। देन बाद में आके पता चल जाता है जब बत्ती जलती है कि ये सेकंड भी तो करेक्ट था। विच मीन्स इवन इफ यू गेट द करेक्ट आंसर इन द फर्स्ट ऑप्शन, थोड़ा वेट करो, सारे ऑप्शंस पढ़ो, फिर आगे बढ़ो, है ना। तो यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स जस्ट चेक इट, करेक्ट। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन द सेम केस, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आर। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एक बहुत ही वास्ट टॉपिक हमने देखा था अच्छे से, क्या क्या हो रहा था उसमें। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की जब भी मैं बात करती हूँ, मैं दो प्रोसेस की बात करती हूँ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। कौन से दो प्रोसेस मैम, तो याद करिए बिल्कुल, मेन प्रोसेस जो हमने लिखे थे, फर्स्ट वाज वेदरिंग एंड सेकेंड वॉज डीकम्पोजिशन। दीज आई एम टॉकिंग अबाउट मेन वाले पॉइंट्स। अब इसके अंदर आएगा ह्यूमिफिकेशन वगैरह, वो ठीक है ना। तो पहला क्या हुआ, वेदरिंग। वेदरिंग यानी क्या, जो रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, उनका ब्रेक होना। अब ये ब्रेक होना बहुत कंडीशन से हो सकता है। कौन सी कंडीशंस, ईदर बहुत तेज़ यानी पानी जैसे रेन हो रही है, बहुत तेज़ रेन हुई, उस कंडीशन में क्या होता है कि जब जो हमारे स्टोन्स होते हैं, जैसे ये रॉक है, इसके बीच में मान लो, है ना, इसके बीच में मान लो कि अगर कोई क्रैक आ जाए, चलो ऐसे बता देती हूँ मैं, एक रॉक मान लो बहुत बड़ी रॉक है ना, उसके बीच में कुछ ऐसी कंडीशन हुई होगी नेचुरल कि यहाँ पे एक क्रैक आ जाए। क्रैक समझते हो ना, क्रैक क्या होता है, किसी भी चीज़ में क्रैक्स आ जाते हैं, तो इस रॉक में क्रैक आ जाए। अब क्या हुआ, बारिश हुई, पानी आया, बिल्कुल ही बारिश हुई, ठीक है, हाँ बारिश में पानी आता है, ठीक है, पानी आया। अब यहाँ क्या हो गया, वाटर फिल्ड अप हो गया, वाटर भरता गया। तो जब ये वाटर भर रहा है ना, तो एक चीज़ देखो कि ये जो क्रैक है ना, ये बड़ा होता जाएगा इन द सेंस कि वाटर फिर ना पेनिट्रेट करने लगेगा। और इवन कुछ कंडीशन होगी जब जो विंटर वाले एरियाज होते हैं, विंटर यानी ठंडे बर्फीली जगहें होती हैं, तो क्या होता है, जब ये वाटर आता है, ठीक है, बारिश हुई, आया, अब ये वाटर किस में जम गया, आइस में। तो इतना पता है ना, जब आइस में जम जाएगा ना, तो आइस एरिया ज़्यादा लेता है थोड़ा, तो वो फैलेगा, विच मीन्स क्रैक बड़ा होगा। अब ये मैंने क्या कहा, एक आध साल की बात नहीं है, इतने सालों से होता गया। एट द एंड व्हाट विल हैपन, दिस रॉक विल कंप्लीटली ब्रेकअप।
ब्रेकअप यानी ये टूट जाएगी। अब ये प्रोसेस मैंने आपको बताई, ठीक है, क्या ये एक जगह हो रही होगी रॉक के, या हर जगह जहां भी क्रैक आया तो ऐसे ऐसे करके चकनाचूर हो जाएगी रॉक, विच मीन्स हाँ ज़रूर वाटर एक रोल प्ले करता है। अब वाटर हो गया, ठीक है, वाटर साइकिल, साइकिल जिसे हम कहते हैं, हर चीज़ रिलेटेड है। एक चीज़ याद रखना, ये जो हम पूरे ऑर्गेनिजम्स हैं ना दुनिया में, हम एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, अकेले कुछ नहीं होता है भाई, इंटरडिपेंडेंट। तो अब जब वाटर अवेलेबल कैसे होगा, जब वाटर साइकिल चल पाएगी। वाटर साइकिल को चलाने वाली पहली एनर्जी कौन? सन। सन कैसे मैम? अरे तो याद करो ना, क्या होता है, यहाँ पे सी होता है, समुद्र है, वाटर बॉडीज हैं, यहाँ सन है, ओके ग्रीन कलर का सन और ग्रीन वाटर ही बना दिया मैंने, ठीक है, यहाँ सन है, फिर क्या हो रहा है, सन की रेज आ रही है, यहाँ वाटर वेपर्स उठ रहे हैं, ऊपर क्या बनाया, क्लाउड बनाया, फिर क्या हुई, बारिश। अब ज़रा सोच के बताइए कि जब सन ही नहीं होगा, सोलर एनर्जी ही नहीं होगी, तो पानी कैसे आएगा, जो है वाटर साइकिल कैसे चलेगी? तो मतलब हाँ, सन का भी रोल है। अब जब इन दोनों का रोल है तो विंड को कैसे भूल जाएं। अब विंड में सॉइल फॉर्मेशन से क्या रिलेशन है, तो देखो जब भी जैसे डीकम्पोजिशन वगैरह प्रोसेसेस, चलो ये तो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, बट विंड का क्या काम होता है, हर चीज़ में रिलेटेड है। जैसे हम कह सकते हैं वेदरिंग में भी बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स, जैसे साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, इन सब में क्या होता है, इन सब में यही तो होता है, हवा इतनी फोर्स से घूमती है तो कहीं ना कहीं तब भी तो रॉक्स में क्रैक्स वगैरह आते हैं, इजंट इट, टूटती हैं। तो यानी विंड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो क्या बोला, सन, वाटर, विंड, जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, दीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यानी समझ गए मैम? ओके, आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज करेक्ट। Yes, we are good to go. Let's come to question number 4. Which soil layer comprises of mineral soil? ओहो, अब जो हमने लेयर देखी उसमें से पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी लेयर है या होराइजन है जहाँ पे मिनरल्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल का। तो आ जाते हैं, किस पे बोल रहे हैं? ओके, विच सॉइल लेयर। तो ज़रा देखते हैं क्या है ऑप्शन। यहाँ पे हमने देखा, मैंने बताया था अगर याद आ रहा हो, कि ये जो एस है, कहाँ है एस, ये था ना कौन सी, बी, सब सॉइल। सब सॉइल को हमने क्या कहा था, सब सॉइल क्या थी हमारी, सब सॉइल वाज द जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। व्हाट डिड आई से? सब सॉइल वाज द जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। जोन ऑफ एक्यूमुलेशन मतलब क्या, कि यहाँ पे बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स आए वो कलेक्ट हो गए, उसमें से भी सबसे ज़्यादा मिनरल्स एंड सॉल्ट, ये कहाँ पे था, ये सबसे ज़्यादा था यहीं पे, होराइजन बी पे। और होराइजन बी को रिप्रेजेंट करने वाला वेरिएबल कौन था, एस था। यानी कि कौन सी लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा मिनरल है, दैट इज एस। अच्छा, एक और चीज़ें याद आती है मुझे धीरे धीरे, जैसे आप लोग ये वेरिएबल्स पढ़ाए ना, पी क्यू आर एस टी, ये पढ़े ना अभी, पी क्यू आर एस टी। अब इसमें हमने क्या कहता है, सबको नाम दे दिए थे, इजंट इट, सबको नेम्स दे दिए थे। अब वो नेम्स थे होराइजन के, वो अलग चीज़ थी। अब जब यहाँ देख रहे हो तो ऑप्शंस अलग हैं, तो इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। इधर इफ़ यू हैव अ रफ पेपर, आपको जो मिलता है ना, तो ऐसे ऐसे जो केस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको एक साइड पे लिख दिया करो कि कौन से क्या है। जैसे अभी हमने देखा पी क्या था, क्यू क्या था, ये ओ था, है ना, ओ वाली लेयर थी, आर क्या था हमारा, ए से स्टार्ट हुआ, ऐसे। तो इनको एक जगह लिख देना कौन से होराइजन की बात क्या है, तो आगे ना कन्फ्यूजन नहीं हो। तो अभी के लिए तो आंसर क्या है भाई, ऑप्शन बी करेक्ट है कि नहीं, ऑप्शन बी, दैट इज एस। चलो अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन किसका, केस नंबर 1 का। अनमॉडिफाइड पेरेंट मटेरियल इज एम्बेडेड इन विच जोन। अनमॉडिफाइड पेरेंट मटेरियल, एक तो था पेरेंट मटेरियल और वी कैन से एज पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक यानी जो ओरिजिनल रॉक है जिससे टूट के ही जो सॉइल बनी है। एक थी पार्शियली वेदर्ड या पार्शियली ऑल्टर। ऑल्टर मतलब कुछ नहीं होता है, किसी भी चीज़ में कोई चेंजेस आना, दैट इज ऑल्टर। तो पार्शियली यानी आधे चेंजेस आए थे। और एक लेयर का मैंने नाम बताया था, सबसे नीचे वाली लेयर, सबसे नीचे जिसे हम क्या कहते हैं, इधर डी और आर, वो क्या थी, वो थी अनमॉडिफाइड पेरेंट रॉक। एक तो होता है मॉडिफाई, एक है अनमॉडिफाई। तो पहले मॉडिफाई का मतलब समझ जाओ। मॉडिफाई यानी क्या, किसी में कुछ चेंजेस लाना, वही सेम जैसे ऑल्टरेशन करना मैं बोलूँ। अनमॉडिफाइड यानी कोई चेंजेस नहीं। तो सबसे लास्ट जो लेयर थी एकदम, किसे क्या कहता मैंने, प्रॉपर जो हम कहते हैं ना पेरेंट रॉक, और इधर यू कैन इवन से इट एज बेड रॉक,
वो कौन सी थी? लास्ट वाली। तो लास्ट क्या था? PQRSTU। U जो थी सबसे लास्ट वाली लेयर थी, विच मीन्स की ऑप्शन डी, U इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इतनी बार दिखाया तो डायग्राम तो याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 5 ये थे हमारे किसके? केस 1 के। अब आ जाए, नया दिन है, नया कोट है, समझ लो नया केस आया है, केस नंबर 2। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सॉइल की बात हो, कुछ भी केस आ सकता है भाई। तो लेट्स रीड केस नंबर 2। Air pollution is defined as occurrence or addition of foreign particles, gases and other materials into the air which adversely affect the health, vegetation and property. Some examples of air pollutants are dust, soot, smoke, fly ash, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, CFC, मीथेन, अमोनिया etc. ये सब है, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है? नए केस में आए हैं हमारे एयर पोल्यूशन की बात है, बोल रहे हैं। एयर पोल्यूशन यानी क्या? हवा को खराब करने वाली चीज़ क्या क्या है वो बताई है ना। एयर पोल्यूशन यानी कहीं भी समझो, दैट इज़ बेसिकली जो नॉर्मल कंटेंट्स हैं उस जगह के, वहाँ पे हार्मफुल चीज़ें आ जाना। हार्मफुल किसके लिए? सभी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो यहीं पे एयर पोल्यूशन में ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब हमें दे दिया गया है टेबल। कौन सा टेबल? तो देखो ये क्वेश्चन में ही इंक्लूडेड टेबल है, ये केस है, केस में हमें टेबल पढ़ने को कहा है। तो टेबल के लेफ्ट इस साइड पे, मतलब मेरी राइट साइड पे देखोगे तो है एयर पोल्यूटेंट्स। कौन सा टेंट मैम? एयर पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट यानी क्या? जो पोल्यूशन फैलाए। तो एयर पोल्यूटेंट्स दिए हैं लेफ्ट साइड पे, एंड ऑन दिस साइड दे हैव गिवन इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इफेक्ट यानी क्या? असर हो रहे हैं एयर पोल्यूशन के। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ABCD, ध्यान से सुनना, ABCD 4 वेरिएबल दिए हैं। अब ये होराइजन नहीं है, वो सॉइल की बात थी, ये वेरिएबल है, क्वेश्चन के वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि इसमें कुछ भी आंसर आ सकता है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन हैं उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें रीड करके हमें बताना है कौन सा ऑप्शन क्या है। क्लियर है कि नहीं? तो जैसे हम देखेंगे, ए के लिए लिखा है इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड लीडिंग टू सफोकेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आ जाते हैं, हम एक एक करके देखते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, अब कहाँ आते हैं हम? देखो पहले हम ए की बात कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो ए में अगर देखें, ए क्या है? एक एयर पोल्यूटेंट है। एक मेथड ये हो सकता है कि आप या तो ऑप्शन देखो, है ना, मतलब जो क्वेश्चंस है वो देखो, फिर आंसर करो। और एक सिंपल मेथड टेबल्स में मैं बता देती हूँ, दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग इज अप्रोच। अब अप्रोच कितने वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आप सबके पढ़ने का तरीका अलग है, बट देन बीइंग अ टीचर मैं जो बोलती हूँ बहुत ही ईजी स्टाइल थ्रू विच यू कैन एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन टाइम, सो दैट काइंड ऑफ स्टाइल आई कैन से कि हम पहले जो है वेरिएबल्स ABCD है ना, इसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई। पहले ही अगर कोशिश करके, अच्छा किसी को लगे कि मैम अगर किसी का आंसर नहीं आए तो क्वेश्चन आपके लिए है ना, बट जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो ऐसा नहीं है, आंसर आ ही जाएगा। ओके, तो ए है, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर ऑप्शन पे आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑब्वियस है कि इन चारों ऑप्शंस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो होगा ही। तो ए पे आओ। ए है एक एयर पोल्यूटेंट। अब उसका इफेक्ट दिया है, क्या दिया है कि उसके एयर पोल्यूशन, मतलब ये जो एयर पोल्यूशन फैलाता है, इसके होने से इफेक्ट यानी असर क्या पड़ता है? तो असर देखो, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड लीडिंग टू सफोकेशन और इवन डेथ। अरे बाप रे, क्या बोला है कि इस पोल्यूटेंट के होने से जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, पहली बात तो वो कम होती है, और इवन इतना सफोकेशन हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो डेथ तक हो सकती है। बाप रे मैम, ये कौन है? इसके बारे में तो पता लगाना पड़ेगा, और इससे ज़रा हमें संभल के रहना पड़ेगा। तो आ जाइए, पहले नॉर्मल प्रोसीजर ज़रा जान लो। अब ये जान लो वाले काम मैं इसलिए करती हूँ बिकॉज बायोलॉजी जितना इमेजिन करके पढ़ोगे ना तो उतना अच्छा है। हमारी बॉडी की बात है, ऑर्गेनिजम्स लिविंग की बात है, तो वो बात अगर एक स्टोरी की तरह या इमेजिनेशन की तरह जानोगे तो जल्दी याद रहेगी। बिकॉज इतने सारे टर्म्स होते हैं ना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कभी कभार लगता है ये याद कैसे करें, तो याद मत करो। मूवी क्या जाते हो मूवी देखने की, मुझे आज याद करनी है, और जिस दिन ऐसे जाओगे ना मूवी याद ही नहीं रहेगी। और बहुत ही फ्री माइंड से आप मूवी देख रहे हो तो भैया हर कैरेक्टर का नाम होगा याद, मतलब इवन जो छोटा रोल होगा ना जिसका, उसका भी नाम याद रहेगा। क्यों? बिकॉज वी वॉच्ड इट एज अ स्टोरी, एक मूवी की तरह। तो वैसे ही इसे मूवी समझो। किसकी मूवी है? अब ब्लड की मूवी पे आओ। ब्लड क्या है? हमारा खून।
ये किस टाइप का टिश्यू है, जरा मुझे कमेंट करके बताओ। जिन जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है टिश्यूज, वी नो दैट ब्लड इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, बट कैसा टिश्यू है, कौन से टाइप का टिश्यू है, जस्ट कमेंट। दिस इज योर होमवर्क नंबर 1। होमवर्क नंबर 2 पे भी आएंगे, पहले 1 लिख के बताओ, है ना। तो ब्लड है, खून है, हमारी बॉडी में दौड़ रहा है। अब इस ब्लड में हमें पता है लंग्स में, जब लंग्स क्या है, फेफड़े, मतलब ब्लड में लंग्स है। मैं कहना चाह रही थी कि लंग्स जो है हमारे, लंग्स में हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग प्रोसीजर, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये जो इतनी देर में सांस, मतलब बोल रही हूँ तो भी मैं सांस ले रही हूँ और छोड़ रही हूँ, तो मैं ले क्या रही हूँ, सांस तो कह रही हूँ, सांस क्या है, ऑक्सीजन। बाहर क्या एक्सपेल कर रही हूँ, एक्सपायर कर रही हूँ, CO2। तो ये जो O2 मैंने लिया है, जब भी हम कुछ लेते हैं उसका मतलब होता है ना कुछ तो यूज होगा। क्यों, जब मार्केट जा रहे हो, कुछ सामान खरीदते हो, क्यों लेते हो, ऐसे ही इकट्ठा करने के लिए मैम नहीं, क्या है, हमें कुछ यूज होगा तभी लेते हैं। तो वैसे ही इफ वी आर टेकिंग ऑक्सीजन इन, इसका कोई यूज होगा। और अगर CO2 को बाहर निकाल रहे हो, इसका भी कोई सेंस है। वाई, बिकॉज ऐसा कुछ तो होगा इसमें दैट वी कांट कीप इट विद इन आवर बॉडी, इजंट इट। वैसे ही जैसे घर से कचरा बाहर निकालते हो, क्या सेंस है अगर गंदा नहीं हो, जर्म्स नहीं फैले, इसीलिए। तो जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से सुनना, ये ऑक्सीजन क्या करता है, लंग्स में गया, लंग्स में जाके ये ब्लड में प्रेजेंट रहता है हीमोग्लोबिन, वही जिससे ब्लड का जो रंग है लाल आता है, हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है ना, उसके साथ जोड़ी बना लेता है, कंबाइन कर लेता है। क्या करता है, जोड़ी बनाता है, कंबाइन करता है ऑक्सीजन, और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहा मैंने, बिल्कुल सिंपल सी कहानी चल रही है, हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ कहानी सुन रहे हैं। किसकी कहानी, ब्लड की कहानी। कहाँ पे, लंग्स में। ऑक्सीजन अंदर लिया, अंदर लिया तो जो अंदर ब्लड था, लंग्स में जो ब्लड है ना, ब्लड तो फ्लो हो ही रहा है, तो जो ब्लड है वहाँ पे क्या था, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन ने क्या बना दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये क्या करेगा, बॉडी के हर पार्ट में, मतलब यहाँ लंग्स हैं, यहाँ काम हुआ, बॉडी के हर टिश्यू में ये जाएगा और जाके क्या करेगा, सेल्स पर्सन होता है ना, जाके चीज़ें सेल करते, तो वैसे ये सेल्स पर्सन है, ये क्या करेगा, जाके बोलेगा O2 यहाँ उतर जाओ, सबको O2 दे देगा ऑक्सीजन, और सबसे लेके क्या आएगा वापस, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वही बात हो गई, जैसे कोई सेल्स पर्सन है, ये उसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है मतलब जो सेल करते हैं ना, जैसे टूथपेस्ट वगैरह, टूथपेस्ट उसने सेल किया और बोला बदले में मुझे दे दो पैसे, तो ये टूथपेस्ट दे दिया, CO2 यानी पैसे ले लिए। तो ये प्रोसीजर हर जगह कर रहा है। अच्छा क्यों दे रहा है मैम O2, क्या ज़रूरत है, ब्रश करते हो कि नहीं। तो वैसे ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी टिश्यूज में वर्क हैं, काम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ, किसकी मदद से, एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये ऑक्सीजन से। अब जब ऑक्सीजन नहीं होगा या कमी होगी तो कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि प्रोसीजर में दिक्कत आएगी। जब ये हर टिश्यू में जा रहा है तो इसका कितना इम्पोर्टेंस है। अब एक कंडीशन आती है, उल्टी कंडीशन, एयर पोल्यूशन की। किसकी कंडीशन आई, एयर पोल्यूशन। विलन है ना मूवी का, विलन आ गए भैया, विलन आ गए। एयर पोल्यूशन, हवा में जो पोल्यूटेंट्स हैं। अब ये जो पोल्यूशन है ना, ये किससे होता है, ध्यान रखना। ये पोल्यूशन जब भी कंबस्शन होता है, किसका, फॉसिल फ्यूल्स का। फॉसिल फ्यूल्स यानी क्या, एग्जांपल्स बताओ मुझे ज़रा, फॉसिल फ्यूल्स के क्या क्या होते हैं, पता है ना, फॉसिल फ्यूल्स इतना कॉमन है, एग्जांपल्स बताओ ज़रा। फॉसिल फ्यूल्स का जब कंबस्शन होता है, मैम व्हाट इज कंबस्शन, कंबस्शन इज बेसिकली ये प्रोसेस होती है जब बर्न होते हैं फॉसिल फ्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी तो कंबस्शन अच्छे से होगा, यानी एरोबिक है, यानी क्या, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बट ऑन द अदर हैंड जब ऑक्सीजन की कमी हो, हवा की कमी हो मान लो, तो जो कंबस्शन होता है कंप्लीट नहीं हो पाता है, एंड वी कॉल इट एज इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल से निकलता है एक खतरनाक गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाई नहीं, मोनोऑक्साइड। क्या बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैम डाई तो सुना था, मोनो क्या है, कार्बन है, मोनो यानी एक, तो एक ऑक्सीजन, CO, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये निकलता है कब, व्हेन इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टेक्स प्लेस।
अब गाड़ियों वगैरह में क्या होता है, जो हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं उसमें कभी कभार कुछ खराबी आती है, या फिर अच्छा सा जो है ना आपकी गाड़ी सर्विसिंग नहीं कराई आपने, या कुछ भी खराबी आती है और कंबस्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीट, देन निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ना सिर्फ गाड़ियाँ, इवन इंडस्ट्रीज में जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और ये खतरनाक है भैया। ये बहुत ही अच्छा नाम दिख रहा है बट ये है डेडली। क्यों? बिकॉज ये जो है लंग्स में ब्लड है, अभी क्या बना रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये कहता है नहीं, मैं आ गया हूँ, अब मैं बड़ा भाई हूँ, मैं पहले लूँगा, तो हीमोग्लोबिन को ये ले लेता है, और जो है जो बनने वाला था हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बनता ही नहीं है, बनने ही नहीं देता उसको, बोलता है नहीं तुम नहीं बनोगे, मैं आऊँगा, मैं हीमोग्लोबिन के साथ रहूँगा। तो बस यहाँ से कहानी खत्म। ऑक्सीजन धीरे 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 जब कंबाइन ही नहीं होगा तो कमी होती जाएगी ब्लड में ऑक्सीजन की, विच कैन लीड टू, जब काम नहीं करेंगे ऑर्गन्स, कमी आने लगेगी, टिश्यूज प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, विच मीन्स की सफोकेशन होगी, एंड दैट माइट इवन, अगर ये बढ़ता चला गया, ट्रीट नहीं कराया, इट कैन इवन लीड टू डेथ। विच मीन्स हमें समझ आ गया है मैम, ए पहला तो मिल गया हमें, जो बोल रहे हैं ना हम, जैसे लॉ हम केस सॉल्व कर रहे हैं तो पहला जिन कहते गुनहगार, पहला मिल गया हमें, कौन, ए इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सो वी विल डू वन थिंग, जैसे मैंने आपको बताया है वैसा मैं भी करूँगी, क्या, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें वील राइट ऑन वन साइड एंड देन आगे क्वेश्चन मूव करेंगे। तो ए तो मिल गया है मैम कार्बन मोनोऑक्साइड, CO लिख सकती हूँ ना, केमिकल फॉर्मूला, ओके। सो ए, चलो मैम एक तो मिल गया। अब आते हैं बी पे। बी में क्या है, इधर इन्होंने एयर पॉल्यूटेंट का नाम दे दिया है। क्या है एयर पॉल्यूटेंट, स्मॉग। अब इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन में इन्होंने दिया है वेरिएबल, तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, हमें बताना है कि स्मॉग से क्या क्या होता है। व्हेन यू रिमेंबर स्मॉग, स्मॉग से याद आ रहा होगा फॉग, फॉग वही जो हम सर्दी में देखते हैं ना, वाटर ड्रॉपलेट्स। स्मॉग उसका थोड़ा अलग पार्ट है। फॉग तो रहेगा ही, जो विंटर्स में टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं ना ठंडे ठंडे, वो तो रहेगा ही, बट स्मॉग में दो वर्ड्स और आते हैं। एक आता है ये SMO जो स्टैंड करता है ना, ये स्मोक। हवा में डस्ट पार्टिकल्स हैं, मिट्टी वगैरह है, स्मोक के पार्टिकल्स हैं। अब क्या होता है, जब विंटर होती है ना, सर्दी, तो कुछ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स टाइनी टाइनी तो रहते ही हैं, उन्हीं के साथ। अब ऐसा तो नहीं है कि एयर में मना कर दो, नहीं स्मोक वगैरह मत जाओ, स्मोक भी है ही, डस्ट पार्टिकल्स भी है ही, तो ये सब क्या कंबाइन होके बन जाते हैं स्मॉग। और जब ये स्मॉग बनते हैं तो एक चीज़ याद करो, सर्दियों में सुबह सुबह उठे होगे अगर, मतलब जो उठते हैं स्कूल जाते हो टाइम पे, तब देखते हो ठंडी कोहरा हो जाता है और मुंह से नहीं कहते हैं धुआं निकल रहा है, बढ़िया हम सब एक्टिंग करते हैं, तो वही है स्मॉग। क्या होता है, विजन नहीं दिखता है, सुबह सुबह कितनी प्रॉब्लम आती है विंटर्स में, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, कोहरा है, थोड़े आगे गाड़ी बढ़ी तब दिख रहा है, अच्छा ये था यहाँ पे, तो आगे का तो कुछ क्लियर ही नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज स्मॉग प्रेजेंट रहता है, नॉट ओनली फॉग, स्मॉग। वाई? बिकॉज ऑफ स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो समझ गए कितना ईजी है बी। बी सिर्फ इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है, लो विजिबिलिटी, इतना लिख देती हूँ। अब ऑप्शन में हो सकता है इस टाइप का कोई भी अगर आए तो वी विल बी एबल टू गेस, इजंट इट। यहाँ तो लो विजिबिलिटी लिख देती हूँ मैं, क्लियर। अब आ जाओ सी पे। सी है एक एयर पोल्यूटेंट। क्या इफेक्ट है इसका, इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इंटरनल ब्लीडिंग एंड इवन लंग कैंसर। ठीक है, अब किसके लिए कहा है, सी की बात है। सी क्या बोल रहे हैं, इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी क्या, वही सांस लेने में दिक्कत, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है। तो अब इसका हम कॉज ये मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ एयर पॉल्यूटेंट, जैसे अभी कार्बन मोनोऑक्साइड का तो हमें पता था कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मिटाता है। सी कुड बी ईदर ऑफ द ऑप्शंस। ईदर यानी ये ऑक्साइड्स हो सकते हैं नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के, सॉरी नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, N और S लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, या तो ये हो सकते हैं या और कोई एयर पोल्यूटेंट, CO2 हो गया, मीथेन हो गई, है ना। आगे हम देखते हैं कौन सा आएगा। अब इधर आ जाओ डी वाले पे। डी क्या है, डी कह रहा है कैन कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की कहानी पता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, पहले ये इफेक्ट कोई बुरा नहीं होता है, सही बताऊं, ग्लोबल वार्मिंग सुनते हो, रिलेट कर सकते हैं, बट ये इफेक्ट वैसे इनिशियली हमारे अर्थ के लिए बहुत अच्छा था। कैसे अच्छा था, तो सुनो। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है ना, मेनली वी टॉक अबाउट CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन हो गई, CFC हो गई, ये सब क्या थी, ग्रीन हाउस गैसेस थी। ये क्या करती थी, ये जो हीट एनर्जी है ना, सन से हीट आया, ठीक है, हीट तो आ रही है, हीट एनर्जी को ट्रैप करके रखती थी। यानी हीट एनर्जी को ट्रैप, यानी हीट आया है, हीट ये जनरेट नहीं कर रहे, हीट तो आया है, पर उसको एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती थी, लेयर बना देती थी, ताकि क्या हो, अर्थ का जो टेम्परेचर हो, है ना, वो क्या रहे, मेंटेन्ड रहे, मेंटेन्ड एज इन कि बहुत ठंडा नहीं हो जाए। तो इनका इंटेंशन तो ठीक था, बट क्या हुआ, जब हमने इन सभी को, अब क्या है, सबको अपनी अपनी गाड़ी चाहिए, सब सारी चीज़ें हमें चाहिए, लैविश लाइफस्टाइल चाहिए, ठीक है, वो सब चाहिए, तो ये क्या हुआ, इनकी क्वांटिटीज़ बढ़ती गई। अब मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ नॉर्मल उसमें हो तो ठीक है, बट अति हो जाती है ना, एक्सेस किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं। वैसे ही यहाँ हुआ, जब ये बहुत एक्सेस में हो गई ना, तब जाके हुआ ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल एज इन पूरा जो हमारा अर्थ है उसका टेम्परेचर एक साथ राइज हो गया। अब ये राइज होने से क्या है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, इवन जो ग्लेशियर्स हैं, ठंडे ठंडे बर्फीले पहाड़ हैं, वो मेल्ट होने लगे हैं, इजंट इट। वाटर लेवल सी का राइज हो रहा है, मतलब बहुत ही फार फ्यूचर में कहा है ना कि डूब जाएंगे, कैसे, बिकॉज राइज हो रहा है लेवल, गर्मी बढ़ रही है, इजंट इट। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब जो मैंने नाम लिखे हैं ना, इधर में से डी में कोई भी नेम आ सकते हैं। क्या बोला है, डी में ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है, तो कोई एक गैस थोड़ी ना है, तो ऑप्शन में लेके चलो ना, CO2 हो गया, मीथेन हो गए, CFC हो गए, CO हो गया, इन सब में से कोई नेम्स हो सकते हैं। क्लियर है, ये मैं यहीं लिखे रहने दूंगी, जस्ट लाइक आप अपने एग्जाम में करोगे ना, एक साइड लिख देना एंड देन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। सो अब फाइनली, नहीं पूरा नहीं, अब फाइनली आते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्लियर, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द सेम केस, व्हाट इज ए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीधे बोल दिया, ए क्या है, कुछ घुमाया नहीं, तो ए हमने यहाँ लिख दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मतलब इधर मेहनत ही नहीं करनी, शांति से ढूंढो कहाँ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, डाइऑक्साइड मत कर देना, मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बी। बोला है कि इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ किसके लिए, बी के लिए। अब बी क्या था, तो बी मुझे याद आ रहा है, लो विजिबिलिटी किसके लिए लिखा था, स्मॉग था ना, ये स्मॉग लिख देती हूँ, बी पहले ही दिया हुआ था, स्मॉग था। स्मॉग क्या, वही फॉग और स्मोक से मिला हुआ जो कोहरा होता है। अब उसके लिए करेक्ट ऑप्शन चुनो, इसमें से सही क्या है, मतलब 3 गलत है, तो ऑप्शन ए, डैमेजेस द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। अरे ये कैसी बात कर दी, नहीं ये तो करता ही नहीं है, ये किसका काम है मैम, ये तो CFC का काम था ना। CFC क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है उसको डैमेज करते हैं, तो ये तो छोड़ो, ये स्मोक की बात है ही नहीं। स्टिमुलेट्स द एल्गल ग्रोथ, एल्गल ग्रोथ यानी एल्गी, जो हरा पानी दिखता है, ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है ना कुछ कुछ लेक्स, वो एल्गल ग्रोथ होती है, एल्गी होता है। अब उसको स्टिमुलेट करता है, यूजुअली मैं बताऊं तो मोस्ट कॉमनली CO2 होता है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जहाँ भी बढ़ जाए वहाँ एल्गल ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है, तो यानी ये भी स्मोक की बात नहीं है। तीसरा आ जाओ, रिजल्ट्स इन लो विजिबिलिटी ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। लग रहा है मैम यहाँ आपने लिखा था लो विजिबिलिटी, मैंने कहा था ऐसा ही सिमिलर ऑप्शन आए तो टिक करना, करेक्ट है। जब भी कोल्ड वेदर यानी विंटर होगी तब जो होगा विजिबिलिटी कम कम दिखाई देगा, किसकी वजह से, कोहरे की वजह से, दिस इज करेक्ट। एंड लास्ट तो छोड़ दो, एसिड रेन तो किससे होती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर से, तो विच मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हमारे लिए। क्लियर है, देख लेते हैं। यस अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डी। वन मोर इंस्ट्रक्शन, जिनको पता है वेरी गुड, पढ़ रहे हो, अगर अभी अभी आए हो तो देखो, कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें अगर दिया जाए करेक्ट मार्क करो, इनकरेक्ट मार्क करो, ट्रू फॉल्स, कैन, कैन नॉट, सो इतना सा बस है ना, 1 सेकेंड का काम होगा कि इसको ना मार्क कर देना, इधर अंडरलाइन इट और इनसर्कल इट। व्हाई, बिकॉज व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन तो हमारे ना दिमाग से निकल जाता है कि करना क्या था। तो कैन नॉट यानी कि इन चारों में से क्या डी नहीं है। अब डी क्या है, डी मैंने कहा था ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, मीथेन, क्या मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, तो बोलोगे मैम आपने यहाँ तो CO2 CH4 लिखा है, मीथेन नाम है ही नहीं, तो एक लगेगा है ना, केमिस्ट्री पढ़ लो उसके लिए अच्छे से, क्यों, बिकॉज केमिकल फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और इन सब के मैंने बता ही दिए हैं, मैंने बता ही दिए। मीथेन क्या है, CH4 है, तो यानी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है। तो टिक एज इन दिस इज नॉट द आंसर। आंसर तो जहाँ पे मैं क्रॉस करूंगी वो होगा, यानी क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ग्रीन हाउस गैस है। अमोनिया, अमोनिया क्या है, अमोनिया होता है NH3 एंड मैंने पहले ही क्लियरली बताया है कि अमोनिया इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं या नहीं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया कि नहीं समझ? अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, सेम केस वाले पे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल, कुछ भी नहीं घुमा रही है। आइडेंटिफाई सी, मतलब केस सॉल्व कर लो उसके बाद आंसर देना आसान है। आइडेंटिफाई सी बोला गया है, क्या है? तो सी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, दिस कुड बी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। कुड बी कहा था। अब इधर देखते हैं, पहला दिया है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या दिया है पहला? नाइट्रिक ऑक्साइड। हमें पता है नाइट्रिक स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का फॉर्म है। ऑक्साइड, इसी का ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बना है ये नाइट्रिक ऑक्साइड, विच मीन्स कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अब जिन्हें जल्दबाजी होगी बताओ जरा, आगे बढ़ जाऊं तो बोलोगे नो मैम, सारे ऑप्शंस पढ़िए। सल्फर डाइऑक्साइड, अभी क्या कहा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो सल्फर भी आया ना, इसका ऑक्साइड है, विच मीन्स ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, आई सेड ओनली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन मोनोऑक्साइड तो हीमोग्लोबिन के साथ जाके मिल रहा था और जो है सफोकेशन हो रहा था, बट लंग कैंसर जो जैसी प्रोसेस है, इंटरनल ब्लीडिंग, ये सब किससे होगी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, विच मीन्स ऑप्शन डी दैट सेज ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, केस नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मेजर सोर्सेज ऑफ ए? इनमें से क्या है मेजर सोर्सेज ए के? ए क्या है भाई? ए था हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मेन सोर्स क्या है? तो जिन्होंने अगर अभी मुझे आंसर दिया था, मैंने एक चीज़ पूछी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, सोर्स यानी बनता कैसे है, तो ये प्रोसीजर का नाम याद आ रहा है कि नहीं? इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखो मैं इतनी बार एक ही चीज़ बता देती हूँ ना कि बोर्ड को भी याद हो जाएगी। कितनी बार बताया मैंने कि इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब व्हेन आई सेड फॉसिल फ्यूल्स, तो ये होते क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स क्या क्या होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, ये सब होते हैं। चारकोल, वही बात हुई ना, कोल, चारकोल, ये सब, ये क्या है? ये है फॉसिल फ्यूल्स। इन्हीं के बर्निंग से, इन्हीं के इनकम्प्लीट जो कंबस्शन है, इनकम्प्लीट बर्निंग से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो वी नीड टू टेल व्हाट आर द सोर्सेज। तो आ जाओ, मेजर सोर्सेज क्या? कोल है, कोल होता है, फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम है, वुड, चारकोल भी है, विच मीन्स ऑल ऑफ दीज, ये सारे हैं सोर्सेज कार्बन मोनोऑक्साइड के। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूं? डी करिए मैम। चलो पूरा रब कर सकते हैं बिकॉज ये केस हो चुका है सॉल्व। चलो फाइनली 2 केस हमने निपटा दी, बिल्कुल लॉयर टाइप फीलिंग आ रही है, इजंट इट? आ जाओ अब केस नंबर 3 पे। नेक्स्ट केस है, अलग केस है, अलग बात होगी। किसकी बात है देखते हैं, नाइट्रोजन साइकिल की। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से सुनना, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू नाइट्रोजन साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है which involves 6 processes. So let's focus. Nitrogen cycle maintains the amount of nitrogen content in atmosphere, soil and water by circulating nitrogen in the abiotic and biotic components of biosphere. 6 processes take part in cycling nitrogen in nature from environment to organisms and from organisms back to the environment. Given below are the reactions taking place during nitrogen cycle. क्या बोला यहाँ पे? रिएक्शन दी है नाइट्रोजन साइकिल की। अब नाइट्रोजन साइकिल पे आ जाओ अपनी गाड़ी, जितना पढ़ा है उसमें से बस शांति पे कहाँ हो, नाइट्रोजन साइकिल, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 प्रोसेसेस है मैम, कौन से प्रोसेसेस हैं? तो इसके लिए एक बार वेरी क्विकली वी विल रिवाइज द नाइट्रोजन साइकिल। एंड व्हेन आई से रिवाइज, तो ऐसा है कि मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा है, पर आप बोलते जाना है ना कि कौन सा चल रहा है प्रोसीजर। ओके चलो, नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल के 6 प्रोसेसेस हैं, ऊपर ऊपर से हम लेते चलेंगे। पहला प्रोसेस क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन है। फिक्सेशन किसका? पहला बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन, फिक्स मैम किसको फिक्स कर रहे हैं? कौन टूटा है? कोई टूटा नहीं है, किसी को तोड़ना है। किसको तोड़ना है? नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टैंड्स फॉर, जब हम एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है N2, उसे हम ब्रेक करके सॉल्यूबल फॉर्म में बना रहे हैं।
क्या बोला मैंने, उसे हम ब्रेक करके सॉल्युबल फॉर्म में बना रहे हैं। अब सॉल्युबल फॉर्म कुछ भी हो सकते हैं, नाइट्रेट्स हो सकते हैं, नाइट्राइट्स हो सकते हैं, अमोनिया हो सकता है, इजंट इट, क्लियर है, इसमें बना रहे हैं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा मैम क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं ये प्रोसीजर हम, तो सुनो ना, जब मैंने कहा था कि कुछ बेबीज़ होते हैं, बच्चों को दवाइयाँ देनी होती है, तो दवाई जो है ऐसा तो नहीं है मेडिसिन हम मुंह में रख के पानी डाल दो, ऐसा बच्चा तो कर नहीं पाएगा, बहुत छोटा। तो हम क्या करते हैं, हम उस दवाई को लेते हैं, उसका ऐसे ऐसे चूरा बनाते हैं और उसमें पानी में घोल के दे देते हैं, सो वाटर में सॉल्युबल करके दे देते हैं कि अब तुम पी लो, उसे भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो वैसे ही हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो है हमारे छोटे छोटे बच्चे, वो क्या है, वो कहते हैं कि हम नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। हमने पूछा क्यों, कहते हैं ये डायटोमिक फॉर्म में है, डायटोमिक एज इन N2, सो वी कांट एब्जॉर्ब इट डायरेक्टली। तो हमने कहा अब क्या करें, तो उन्होंने कहा एक काम करोगे, अगर इसको वाटर में सॉल्युबल करके दोगे, ऐसे वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनाओगे तो हम इजीली एब्जॉर्ब करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। हमने किसने कहा, कुछ बायोलॉजिकल यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स ने कहा कि ये ठीक है। कौन से ऑर्गेनिजम्स में, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, इनके नाम देख लो, नोट डाउन करने हैं तो अभी क्विक रिवीजन में करते जाओ। AC, कौन सा AC मैम, एयर कंडीशनर नहीं, मैं एक्चुअली याद रखती हूँ इसे कि याद हो जाए ना नेम्स। AC क्या है, एक है अजोटोबैक्टर और एक है क्लॉस्ट्रीडियम। ये दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं पहले तो जो करते हैं फिक्स। ये कौन से हैं, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। फ्री लिविंग से जैसा समझ रहे हो ना, सही समझ रहे हो, आज़ाद, इनको किसी से मतलब नहीं है, किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं रहे हैं, अपनी ज़िंदगी आराम से जी के क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप इज राइजोबियम। राइजोबियम कैसा है, राइजोबियम इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक यानी अब इतना समझ गए कि अकेले नहीं रह रहा है, ये फ्री लिविंग है दोनों, एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम, बट राइजोबियम सिम्बायोटिक। किसके साथ रहता है, तो ये सुनो, ये रहता है जो लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स प्लांट्स, उनकी रूट्स में। तो लेग्यूम्स इमेजिन नहीं कर पाओ तो मटर इमेजिन कर सकते हो, पी, तो पी कम अंडर लेग्यूम्स, ये लेग्यूम्स की कैटेगरी में आता है। इसी के रूट्स में रहते हैं राइजोबियम, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और वहीं बैठ के क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कितना ऑब्वियस लग रहा है कि बायोलॉजिकल क्यों कहा, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स यूज हैं, बायो जिंदा जीते जागते ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूज है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वेरी क्लियर। इनके नाम देख लिए यहाँ पे, क्योंकि आगे आएंगे नेम्स आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये आ गए। अब कितना ऑब्वियस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ आया। जब एटमॉस्फेयर यूज होगा, यानी जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब काम नहीं आएंगे, ये नहीं करेंगे, दूसरा करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन, दूसरा हो गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, NF लिख दे रही हूँ, है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होगा, एटमॉस्फेयर में से ऐसी कोई प्रोसीजर होगी जिससे नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा। अब मैम एटमॉस्फेयर में कौन होगा ऐसा, तो याद आ रहा है बारिश में जब बिजली गरजती है बहुत ज़ोर से, तो क्या होता है, जो बिजली गरजना, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, लाइटनिंग, यस, लाइटनिंग जो होती है बिजली, उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं, फोटोकेमिकल ऐसी रिएक्शन टेक प्लेस करती हैं, और जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है, उसका फिक्सेशन हो जाता है सॉल्युबल फॉर्म्स में। तो यानी इधर क्या कोई ऑर्गेनिज्म आया, किसी का नाम लिखा मैंने अतरंगी नाम ऑर्गेनिज्म का, नहीं मैम, सिर्फ लाइटनिंग है। तो लाइटनिंग के थ्रू अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो तो उसे क्या कहोगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है। अब किस पे आ जाओ, थर्ड पे। अच्छा, कोई कुछ कहेंगे कि एक होता है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी, हाँ उसे मानते हैं हम, इंडस्ट्रीज़ में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हो जाता है, बट वो हम यहाँ मेंशन नहीं करते, वो ध्यान में रखने वाली बात है। अब तीसरा प्रोसेस आता है, तीसरा प्रोसेस इज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे एक्सक्रीशन होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का, कुछ यूरिया में करते हैं, कुछ यूरिक एसिड में, कुछ अमोनिया में, तो जितने भी एक्सक्रीशन आए हैं ना, उन सभी एक्सक्रीशन को कन्वर्ट कर देना किस में, अमोनिया में, या तो NH3 में अमोनिया और अमोनियम, कंफ्यूज मत होना, NH3 बोलूँ तो अमोनिया, NH4 बोलूँ तो अमोनियम। अमोनियम या अमोनियम आयंस में जब कन्वर्ट हो जाएं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। क्लियर है। अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब नेक्स्ट प्रोसेस मैंने क्या कही, प्रोसेस नंबर
फोर्थ क्या है, चलो आ जाओ, पहले क्या कहा, फिक्सेशन हो रहा है, फिक्स हो रहा है, क्या क्या फिक्स हुआ, बायोलॉजिकली एटमॉस्फेयर में फिक्स हुआ, ठीक है मैम। अब नेक्स्ट प्रोसीजर आ जाओ अमोनिफिकेशन के बाद की, दैट इज बेसिकली नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन इंडस्ट्रियल मैंने पहले ही बता दिया है ना, तो उसको अब समझ जाना, इंडस्ट्रियल है वो, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन पे आ जाओ। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, इसमें दो प्रोसेस इंक्लूड है, ध्यान से सुनना, दो प्रोसेस हैं। पहले प्रोसेस में क्या होगा, जो अमोनिया है, अमोनियम आयन ले लो, ये किस में कन्वर्ट होगा, चलो अमोनिया ही ले लो, छोड़ दो अभी आयन वायन की बात में करेंगे, अमोनिया ले लो, है ना। अमोनियम था ये, अमोनियम किस में कन्वर्ट होता है, जब नाइट्राइट में, क्या बोला मैंने, नाइट्राइट, मैंने ब्रेक इसलिए दिया कि मैं आई बोल के बताऊं, नाइट्राइट। जब अमोनियम को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे तो नाइट्राइट बैक्टीरिया यूज होंगे, क्या बोला, जब अमोनियम को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे तो नाइट्राइट बैक्टीरिया होंगे। नाइट्राइट बैक्टीरिया कौन से होते हैं, बहुत, देखो वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया अगर आप जाओगे ना देखने तो बहुत होते हैं, बट हमें जो हमारे कोर्स के हिसाब से पढ़ने हैं ना, बस वो याद रखिएगा। कौन से मेन याद कर लो, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसो, नाम नाइट्रोसो ही है, बस फिर आगे आगे चेंज है। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, ये दो बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, अमोनियम को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, NO2, प्लीज याद रखना है ना, ये 2 है, ये 2 है। क्यों मैम इतना बोल रहे हो, क्योंकि आगे जो प्रोसेस होगी ना उसमें क्या होगा, ये नाइट्राइट है वो कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में, किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में। अब इसे कन्वर्ट करने वाले होंगे नाइट्रेट बैक्टीरिया, और उनके नाम क्या है, उनके नाम कौन से हैं, तो उनके नाम आ जाते हैं नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोसिस्टिस हो गए, और एक फंगस भी होता है, ये याद रखना, ये अलग पॉइंट है थोड़ा, एक फंगस भी होता है पेनिसिलियम, जो कि होता है एक टाइप का नाइट्रेट बैक्टीरिया ही। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, पेनिसिलियम, ये सब क्या करेंगे, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट, समझे क्या चला, अमोनियम कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में, नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में। ये क्या प्रोसीजर था, इस पूरे प्रोसीजर को मिला के एक साथ हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्लियर है, ये हुआ नाइट्रिफिकेशन। अब आखिर में क्या होता है, देखो यही बता देती हूँ, आखिर में कुछ नहीं, काफी सिंपल है। आखिरी में अब साइकिल की बात होती है, मतलब क्या, जो लिया है उसे वापस दो, मतलब नाइट्रोजन लिया था हमने डायटोमिक फॉर्म में, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे वैसे भेजें। तो क्या हुआ, ये जो नाइट्राइट है ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डी यानी क्या, वापस से उसको हमने बना दिया, किसमें प्रोसेसेस हुई, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बना, नाइट्रस ऑक्साइड बना, फिर क्या बन गया, N2, ये हमने भेज दिया, बोलो बाय, थैंक यू सो मच। अब आए हमारे पास, आपने साइकिल पूरी करी, अब आप जा सकते हैं। डायटोमिक जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है हमने भेज दिया वापस एटमॉस्फेयर में। सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें मेनली जो यूज किए जाते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, दैट इज मेन जो हमें देखना है स्यूडोमोनास, ठीक है, क्या बोला मैंने, मेन जो हमें देखना है, वैसे बैसिलस वगैरह भी होते हैं, बट अगेन आई एम टेलिंग यू स्यूडोमोनास इज मेन, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये प्रोसेसेस हो गई, ओके। क्या रिवाइज किया, नाइट्रोजन साइकिल, अच्छा क्यों किया, क्या पर्पस था, बहुत ही सिंपल पर्पस था, अब आंसर चुटकियों में आ जाएगा क्योंकि याद हो गया हमें। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो मैंने एरोज इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ पे वही करा है इन्होंने क्या किया, आपको एक ऐसे दे दिए रिएक्शंस, नाउ उसमें उन्होंने वेरिएबल दिए A, B, C, D। अब क्वेश्चंस इन्हीं पे बेस्ड होंगे, तो ज़रा सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखते चलो जो हमें लगता है कि A हो सकता है, A, B, C, D, हम अपना लिख लेते हैं, फिर देख लेंगे ऑप्शन में जो सूट किया। तो A में क्या हो रहा है, अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट में, यानी कौन सा बैक्टीरिया यूज होगा, नाइट्राइट बैक्टीरिया। नाइट्राइट बैक्टीरिया हमने कौन से देखे बताओ, नाइट्रोसोमोनास, है ना, नाइट्रोसोकोकस, ये है, नाइट्रोसो लिख दिया है, अब इससे रिलेटेड जो आए, तो एक ही ये पॉसिबिलिटी है। अब फिर क्या हो रहा है, नाइट्राइट से नाइट्रेट में, बी, नाइट्रेट बैक्टीरिया कौन से थे, 3 नाम मैंने बताए, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, पेनिसिलियम, ये लिख दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे, जो भी आ जाए देख लेंगे, है ना। चलो सी क्या है,
सी है, सी में क्या हो रहा है, नाइट्रेट प्लांट से यूटिलाइज किया, अब वापस जा रहा है ये किसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो कौन सा बैक्टीरिया होगा, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वापस जा रहा है, बाय बाय किसने करवाया था, स्यूडोमोनास ने। स्यूडोमोनास 2-3 नाम और हैं पर हम यही याद रखेंगे। अब डी आ जाओ, लास्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, डी वापस से साइकिल चली, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया अमोनिया में, यानी डी, यानी क्या होगा, ये फिक्सिंग वाले बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो इसमें हम देख लेंगे, इसमें तो हमने काफ़ी एग्जाम्पल देखे, ए देखा यानी AC देखा हमने, राइजोबियम देखा, तो इसमें जो भी मिल जाए देख लेना, ठीक है, मतलब देख लेंगे, साथ में देख रहे हैं, कोई बात नहीं। आ जाओ, अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, इसी केस पे। Which of the following could be organisms B for carrying out the given reaction? Organisms B पूछा है, तो organism B क्या है, हमने लिखा it could either be नाइट्रोबैक्टर, पेनिसिलियम, ये सब हो सकता है। तो आ जाओ, पहला दिया है नाइट्रोबैक्टर, टिक करके जाएं। नहीं मैम, अब ये गलती हम कभी नहीं करेंगे, हम पहले को देखेंगे, आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोसिस्टिस, ये नाम भी मैंने लिया था, पेनिसिलियम लिखा है, नाइट्रोसिस्टिस मैंने बोला था। तो नाइट्रोसिस्टिस भी इज व्हाट, ये कन्वर्ट करता है किसे, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, तो नाइट्रोसिस्टिस भी है। पेनिसिलियम, यस दिस इज डिफरेंट, ये क्या है, ये एक फंगस है, ये दोनों बैक्टीरिया है, पेनिसिलियम इज अ फंगस दैट डज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन। तो यानी हमारा आंसर कितना सिंपल हो गया, ऑप्शन नंबर डी, मतलब एक बार रिवाइज कर लो फिर तो आंसर क्लियर है, ऑप्शन डी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट, NO2 माइनस, मैंने कहा था नाइट्राइट के फॉर्मेशन में कौन सा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए जो इन्वॉल्व होता है। तो ए मैंने लिखा है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास कहाँ है, ये वाला है। स्यूडोमोनास, अब सेम नाम लग रहा है, ऐसा नहीं है, दूसरा टिक कराओ, स्यूडोमोनास तो आगे आएगा भैया, ये आगे आएगा, ये बाय बाय करवाएगा नाइट्रोजन को, तो ये नहीं है। नाइट्रोबैक्टर नहीं है, नाइट्रोबैक्टर तो अभी क्या देखा, पीछे देखा ना, वो क्या करता है, वो करता है नाइट्राइट से नाइट्रेट में, और अमोनिया से नाइट्राइट में कौन है, नाइट्रोसोमोनास, विच मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक इट, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्गेनिज्म सी ऑपरेट्स अंडर एनाएरोबिक कंडीशंस, सी कुड बी, क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म सी जो है एनाएरोबिक, एरोबिक क्या होता है उसके लिए तो पहले ये जानो, बहुत ही सिंपल है, एरोबिक को एयर से अगर याद रख पाओ ना तो सही याद रखना। एरोबिक यानी वो रिएक्शन जो एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे टेक करे, तो वो है एरोबिक। और एनएरोबिक, एन लग गया यानी जहां एयर नहीं हो, विदाउट एयर विदाउट ऑक्सीजन जो रिएक्शन हो। तो अब बोल रहे हैं ऑर्गेनिज्म सी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनाएरोबिक कंडीशन में होता है। सी देख लो, सी हमने क्लियरली लिखा है, सी क्या है, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास यानी क्या, वही जो हमारा क्या था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके कहता है बाय बाय चले जाइए, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दैट इज ऑप्शन बी, स्यूडोमोनास। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, डीनाइट्रीफाइंग जो नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। B is the correct answer. Question number 4. The process carried out by organism D is. Organism D क्या है भाई? AC क्या है? Azotobacter, Clostridium और Rhizobium. तो ये कौन सी प्रोसीजर करते हैं? सबसे पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे? जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में उसको फिक्स करने में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको फिक्स करते हैं, जो ऑक्साइड्स हैं उसमें बदलते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अब यहाँ ज़रा देख के बताइए कहाँ है नाम, ये रहा सी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, विच मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। And let's come to last question, question number 5 for this case, case number 3. The process of conversion of atmospheric nitrogen to ammonia takes place by bacterium D. D is, D क्या है, D हमने लिखा A, C या राइजोबियम में से कुछ हो सकता है। स्यूडोमोनास नहीं, नाइट्रोसोमोनास नहीं, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम। ए और सी नहीं दिया, कोई बात नहीं, राइजोबियम तो दिया है ना। राइजोबियम कौन, वही सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाला लेग्यूम्स में। ऑलराइट, तो यानी कि राइजोबियम इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक इट एंड वी आर गुड टू गो, यानी कि हमारा केस 3 भी हो चुका है सॉल्व। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस पे। कौन सा केस है ये, केस नंबर 4। तो फाइनली अब हमने 3 केस सॉल्व कर दिए हैं, अब हम लेवल अप हो गए हैं केस नंबर 4 पे। लेट्स रीड द केस। The layer of gaseous envelope surrounding the earth is called atmosphere. Very obvious. It plays various significant roles such as climatic events,
protection from UV rays, temperature buffer, etc. The movement of air called wind is the result of changes that take place in our atmosphere due to the heating of air and the formation of water vapors. Based on the difference in the air pressure, movement of air results in diverse atmospheric phenomena like breeze, wind, rain, storm, etc. in different regions. अब कौन सी बात है, केस आ गया है किसके ऊपर, हमारी एटमॉस्फेयर पे। अभी हमने देखी साइकिल्स देखी, हमने सॉइल देखी, अब हम किस पे आते हैं, एटमॉस्फेयर वाले केस पे। क्या दिया है, कुछ जनरल आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, एटमॉस्फेयर किस लिए इम्पॉर्टेंट है, हमने पढ़ा है एटमॉस्फेयर जो है अर्थ को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। इट एक्ट्स एज अ टेम्परेचर बफर। टेम्परेचर बफर यानी क्या, इन्हीं के होने से हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, बहुत ही हाईली वेरिएट नहीं करता है। तो बोलो मैम हाईली वेरिएशन का मतलब, तो आगे एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तब बताऊंगी, ठीक है। और बोला है कि एटमॉस्फेयर में कुछ कुछ हवाएं चलती हैं, ये सब प्रोसेस होते हैं, इसी की वजह से जो है विंड आती है, ब्रीज आती है, स्टॉर्म आता है। कुछ हमने और देखे थे, क्या क्या, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सभी वही प्रोसीजर्स हैं। तो अब ये केस दे दिया है, ज़रा देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A is responsible for low temperature on the moon during night. Identify A. अच्छा, A यहाँ कहीं नहीं दिया है, इसी क्वेश्चन में इन्होंने कह दिया एक वेरिएबल ले लो A। अब बोला है A is responsible for low temperature on the moon during night. Identify A. तो अब जब मैं बात कर रही हूँ किसकी, एटमॉस्फेयर की, the layer, the gaseous envelope, that is atmosphere। कितना पहले से पढ़ते आते हैं EVS में, isn't it? एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल सही बात है। अब एटमॉस्फेयर कहाँ है, अर्थ पे है, क्या मून पे है, नहीं है। मून के पास क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। अभी मैंने कहा क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगी, डिफरेंस समझ रहे हो। मून पे क्या है, एटमॉस्फेयर की कवरिंग नहीं है। तो अब इस कवरिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, जो मैंने आपको बताया ना, टेम्परेचर बफर, टेम्परेचर मेंटेन, कैसे मेंटेन, तो देखो बिल्कुल शॉक हो जाओगे। ड्यूरिंग नाइट क्या होता है टेम्परेचर और ड्यूरिंग डे क्या होता है। ये अप्रॉक्स लगाया गया है कि ड्यूरिंग नाइट -190 डिग्री सेल्सियस रहता है। कहाँ पे, मून पे, हमारा जो चांद है वहाँ पे। क्या, नाइट के टाइम, एक रात की बात कर रही हूँ मैं, रात में टेम्परेचर है माइनस, आई सेड -190 डिग्री सेल्सियस। कितनी बर्फ होगी, लाइक इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। ये रात की बात है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर नहीं है, ये भी याद रखो। अब ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम क्या हो रहा है, रात में -190 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, चलो मान लिया। दिन में टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, अराउंड 110 डिग्री सेल्सियस। माइनस नहीं लगाया मैम, अरे नहीं लगाना है, 110, ये प्लस में जा रहा है। गर्मी 110 डिग्री, मतलब हमारे यहाँ कितनी सुनते हैं, चलो 30 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री तक जाता है सेल्सियस। 110 डिग्री दिन में, और रात में सीधा उल्टा, माइनस में भी 190 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस समझ रहे हो, इतना ज़्यादा वेरिएशन, इतना ज़्यादा, मतलब मैं कह रही हूँ ना, इमेजिनेशन में भी नहीं होगा। तो ये है हमारा मून, तभी तो मून पे सिर्फ कदम रख के आते हैं, वहाँ इतने दिन रुकते नहीं हैं, क्योंकि टेम्परेचर कितना वेरी करता है, इजंट इट। तो यानी ड्यूरिंग नाइट इतना है, ड्यूरिंग डे एकदम बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर वेरिएशन बहुत हाई है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं है। ये क्यों है, क्योंकि जो हमारा मून है, इट लैक्स एटमॉस्फेयर। लैक कौन सा वाला लैक, पैसे वाला लैक नहीं, लैक यानी कमी होना किसी चीज़ की। सो इट लैक्स एटमॉस्फेयर, दैट इज़ वाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं है। तो अगर ये कहानी समझ आई तो कितनी आसानी से मुझे बता दोगे ये वाला आंसर। क्या है क्वेश्चन, ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो टेम्परेचर ऑन द मून ड्यूरिंग नाइट, आइडेंटिफाई ए। प्रेजेंस ऑफ, नहीं, क्या बोला अभी मैंने, एक लाइन कह दी ना, लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए इतना ठंडा रहता है रात में। क्लियर है, लेट्स चेक द आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड डैश। अच्छा भाई, प्रेसिपिटेशन क्या है मैम। प्रेसिपिटेशन के लिए जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे हम हमारी वाटर साइकिल का। क्या करेंगे, वाटर साइकिल का रिवीजन। प्रेसिपिटेशन होता क्या है, तो याद करो, यहाँ पे सन था, यहाँ वाटर बॉडी थी, मैं सी ले लेती हूँ, वाटर बॉडी में सोलर एनर्जी पड़ी, वाटर वेपर बने, ऊपर गए, कंडेंस हुए, एक प्रोसेस आई कंडेंसेशन। अच्छा, सबसे पहले एवेपोरेशन थी, हाँ ठीक है, लिख रही हूँ भाई, लिख देते हैं। अब वो लिखा है तो ये भी लिख देती हूँ। कंडेंसेशन हुआ, कंडेंस होके क्या बने,
बादल बने, बादल बने तो क्या हुई, बारिश हुई। तो यही जो बारिश हुई लिक्विड फॉर्म में, इसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। अब अगेन प्रेसिपिटेशन जरूरी नहीं है कि एक ही फॉर्म में हो, प्रेसिपिटेशन डिपेंड करता है। अगर पानी बरस रहा है तो रेन कहोगे, अगर बहुत ही मोटे मोटे बर्फ के गोले जो गिरते हैं ना, ओले कहते हैं क्या हम उसको ना हिंदी में, बहुत जोर से ऊपर से ही गिर रहे हैं, दैट इज हेल, है ना। एंड अगर छोटे छोटे से जो ऐसे हैं डस्ट पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल से सराउंडेड, लाइट लाइट, तो वो है स्नो, कवर्ड है आइस से और स्नो। एंड अगर नीचे आके जो हम देखते हैं ना, नीचे एटमॉस्फेयर से आए यानी गिरे तो सही, बट आके नीचे क्या वो जम गए। जम गए कैसे इमेजिन करो, तो जैसे ये ब्रांचेस देखते हो पेड़ की, इसके नीचे ऐसे जम जाती है कभी कभी आइस, बहुत ठंडी होती है जब ये आइस जम जाती है, दैट इज बेसिकली स्लीट। तो ये 4 फॉर्म्स हम मानते हैं प्रेसिपिटेशन के, लिक्विड हो तो रेन और बाकी 3 तो बता दिए। तो अब जरा आ जाइए इधर, इधर पूछ रहे हैं प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, पानी। इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, ऑफ कोर्स हमने क्या देखा है, ए रेन है। क्लाउड तो कहीं से कहीं तक नहीं है, क्लाउड तो कंडेंस होके बना है, वाटर वेपर्स के कंडेंस होने से क्लाउड बना है। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग विंड। अब क्या बोला मैंने, फोकस क्यों किया, इतना दबाव क्यों दिया, इनकरेक्ट यानी गलत ऑप्शन बताना है, किसके रिगार्डिंग, विंड। विंड जो चलती है, हवाएं, हवा का मूवमेंट, विंड, उसके लिए गलत ऑप्शन यानी 3 सही होंगे। क्लियर है कि नहीं, आ जाइए। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर क्रिएट्स विंड। क्या कह रहे हैं, मूवमेंट ऑफ विंड जो क्या क्रिएट करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो मैम प्रेशर से क्या रिलेशन है इसका, तो फिर से आ जाइए, कहाँ पे जो हमारा विंड पड़ा है, हमने एक बार विंड के बारे में बता देती हूँ तो आगे ऑप्शन में पहले ही समझ जाओगे। विंड में क्या होता है, हमने एक प्रोसीजर पढ़ा है या एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हाई टू लो वाला। हाई टू लो यानी डिफ्यूजन याद करो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो से, ऑस्मोसिस में भी सेम हो रहा है। क्या हो रहा है, हाई यानी जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा है। अगर कोई रिच है, पैसे ज़्यादा हैं, तो आप किसको दोगे, जिसके पास कम है ना। आपके पास मान लो आप क्लास में हो, आपके पास पेन ज़्यादा है, तो जिसके पास नहीं है उसको दे सकते हो। तो कौन देगा, जिसके पास हाई होगी कोई चीज़। वैसे ही विंड ने भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया। उसने क्या कहा, जहाँ पे भी हाई प्रेशर होगा, क्या बोला, जहाँ पे भी हाई प्रेशर होगा वहाँ से लेके हवा कहाँ चलेगी, जहाँ लो प्रेशर होगा। नेचर भी वैसे ही फॉलो करता है। तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज विंड। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बनी है 2 चीजें। क्या, एक तो है सी ब्रीज, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज याद आ रही है। सी ब्रीज याद करो, सी ब्रीज में क्या होता है, यहाँ मान लो सी है, यहाँ क्या है सी, और उसी के पास है, ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, कोस्टल रीजन्स की। अच्छा लैंड आ रहा तेरा, तो लैंड ऐसे बनाते हैं। कहाँ की बात कर रही हूँ, कोस्टल रीजन्स में क्या होता है, एक तरफ समुद्र है, पानी है, लेक है, सी है, और यहाँ पे लैंड है। तो क्या हुआ, ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम में क्या होता है, दिन के टाइम में सन था, सन मतलब है ही, मतलब हमेशा रहेगा, था क्या, सन की सोलर एनर्जी पड़ी, ठीक है। अब क्या हुआ, सोलर एनर्जी जब पड़ी तो सिर्फ पानी पे पड़ेगी या दोनों जगह पड़ेगी, तो मैम हर जगह पड़ती है, तो सही बात है, यहाँ तक ले आओ, यहाँ तक पड़ी, विच मीन्स कि लैंड और सी गर्म होंगे। अब लैंड को मैं यहाँ एक छोटी सी चीज़ लिख रही हूँ, इसे समझ जाना, विनर। ये सिर्फ समझने के लिए ना, लिखना मत कहीं। विनर, विनर यानी क्या, ये गर्म भी पहले होता है, ये ठंडा भी पहले होता है। तो यानी हीट तो दोनों जगह पड़ी, बट कंपैरेटिवली टाइम लैप्स में जो है लैंड जल्दी गर्म हुआ। अब जब लैंड जल्दी गर्म हुआ तो ज़रा बिल्कुल ही ना मूवी की तरह सोचना, याद हमें कुछ नहीं करना है, मूवी की तरह सोचो कि यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स है मैम, जो एयर होगी नीचे वो ऊपर जाएगी। गर्म हवा का काम ही है ऊपर जाना। प्रेशर कुकर देखते हो, गर्म हवा बाहर सीधे बाहर निकलती है। यहाँ मिल्क बॉईल करते हो, क्या होता है, वाटर बॉईल करते हो, जो गर्म हवा है ऊपर जाती है। तो यहाँ भी गर्म हुआ लैंड, हवा ऊपर गई। अब जब ये हवा ऊपर गई तो क्या हुआ, नीचे वाला जो एरिया है ये खाली नहीं पड़ गया, यहाँ प्रेशर क्या हो गया, यहाँ लो हो गया ना प्रेशर। समझे कि नहीं, मैंने क्या कहा, यहाँ लैंड गर्म हुआ, गर्म हवा ऊपर चली गई, तो नीचे जो एरिया है, नीचे एरिया की बात कर रही हूँ, वहाँ पे प्रेशर क्या हुआ, लो। ऑन दी अदर हैंड हम टाइम लैप्स की बात कर रहे हैं, दोनों गर्म होंगे, सही बात है, लेकिन लैंड पहले हो गया तो अभी तक सी में गर्म नहीं हुआ, विच मीन्स ये जो रीजन है अभी तक यहाँ हाई प्रेशर है।
इजंट इट, यहाँ की हवा अभी भी क्या है, कंपैरेटिवली ठंडी है। तो क्या कॉन्सेप्ट बताया, ज़्यादा वाले से कम वाले के पास जाएगा। तो देख लिया, इधर हाई प्रेशर है, इधर लो है, विच मीन्स मूवमेंट ऑफ एयर विल टेक प्लेस फ्रॉम सी टू लैंड। तो यही जो हवा का झोंका चलता है समुद्र से लेके लैंड पे दिन के टाइम में, दैट वी कॉल इट एज सी ब्रीज। कितना सिंपल है। अच्छा, किसी को याद नहीं होता कि मैम सी ब्रीज लैंड ब्रीज में हवा चालू कहाँ से हुई? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है वहीं से हवा चालू हुई। इफ इट्स सी ब्रीज देन द मूवमेंट ऑफ एयर विल टेक प्लेस फ्रॉम सी टू लैंड। अब आ जाओ, सी ब्रीज थी तो अब एक और कॉन्सेप्ट, रात। बोलो मैम रात भी तो होती है, हाँ रात होगी ना। अब रात में क्या हुआ, लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट। अच्छा मैम सन हटा दीजिए, बिल्कुल ठीक है, सन हटा दिया। अब क्या हुआ, रात में काम है ठंडा होने का, क्योंकि सन तो चले गए, बाय बाय हो गया। अब क्या हुआ, अब ठंडा होने का काम है। तो मैंने क्या कह दिया, विनर। विनर यानी क्या कि ये जो हैं ये ठंडे भी पहले हो जाएंगे। भाई कहीं नहीं जीतने दे रहे सी को, ठंडे भी पहले हो गए, मतलब कि इनके यहाँ जो हवा है ये अभी भी ठंडी है लेकिन सी में गर्म है। तो उल्टा प्रोसीजर, जो लैंड पे पहले हो रहा था यहाँ हो गया। अब यहाँ हवा कंपैरेटिवली गर्म है तो ये ऊपर गई, तो जब ये हवा ऊपर चली गई तो नीचे कुछ नहीं है, विच मीन्स क्या रहा नीचे, लो प्रेशर। प्रेशर अब यहाँ लो है और यहाँ क्या रहेगा, अब हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ की हवा ठंडी है। तो बस उल्टे गंगा बहेगी, यानी गंगा तो क्या लैंड से जा रही है। अब प्रेशर कहाँ से, हाई प्रेशर लो, यानी द मूवमेंट ऑफ एयर विल टेक प्लेस फ्रॉम लैंड टू सी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लैंड ब्रीज। कितना सिंपल हो गया, समझे कि नहीं? ये प्रोसेस मैम आप क्यों समझा रहे थे इतनी देर से, क्योंकि अभी ऑप्शन है ना उधर दिया है, फिर भूल जाओगे कि क्या पढ़ा था। तो अभी याद है डे में क्या हो रहा है, नाइट में क्या हो रहा है। तो अब आ जाइए ज़रा ऑप्शंस पे, ऑप्शन समझ जाएंगे। पहला है मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्रिएट्स विंड। सही बात है, ज़्यादा से कम में ही चलेगा। अब बोल रहे हैं ड्यूरिंग डे, अभी दिन की बात देखिए हम, ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम सी टू लैंड। तो सही बात है, हमने देखा सी और लैंड गर्म हुए थे तो सी ब्रीज हुई थी। सी ब्रीज यानी क्या, फ्रॉम सी टू लैंड। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है ड्यूरिंग नाइट। अब उल्टी बात कर रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम सी टू लैंड। अरे फिर से सेम बात क्यों कह दी? अभी दिन में कह रहे हैं सी टू लैंड, तो रात में तो लैंड ब्रीज थी ना मैम, लैंड टू सी, विच मीन्स दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देखो इतनी छोटी बातों पे ये ना चेंज कर देते हैं, बिकॉज अगर आप जल्दबाजी में पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये भी सही है, बट देखो ना ध्यान से, सी टू लैंड है, रात में तो लैंड ब्रीज होता है, विच मीन्स ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। आंसर मिल चुका है। फिर भी लास्ट ऑप्शन देख लो, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेजर विंड बेल्ट्स। अच्छा, विंड बेल्ट्स क्या होता है, थोड़ा सा जान लो इनके बारे में। हमारे जो अर्थ पे कुछ पोल्स जो रहते हैं ना, वहाँ पे परमानेंटली टेम्परेचर में जो है क्या होता है, डिफरेंस आता रहता है। ये जो हवाएं चलती हैं, बहुत मेजर हवाएं परमानेंटली चलती ही हैं। क्यों? बिकॉज जो अनइवन हीटिंग होती है ना अर्थ की, अनइवन हीटिंग, उसकी वजह से ये हवाएं, विंड के जो नहीं कहते झोंके चलते हैं, उन्हीं झोंकों को कहते हैं विंड बेल्ट्स। ये मेजर विंड बेल्ट होते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये परमानेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं परमानेंट? बिकॉज अनइवन हीटिंग होती ही रहती है अर्थ की, तो उसकी वजह से ये बेल्ट्स बन जाते हैं, विच मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी हमारा ऑप्शन क्या मिल गया हमें, ऑप्शन सी। चलो लेट्स चेक इट, यस करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। डैश इज फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ वार्म, मॉइस्ट एंड राइजिंग एयर। अब बोल रहे हैं इन चारों में से क्या बनता है ठंडी हवा से जो राइज कर रही है। वार्म, मॉइस्ट एंड राइजिंग एयर, ठंडी हवा नहीं, आई मीन वार्म गर्म हवा, लेकिन मॉइस्ट हो और उठ रही हो। तो अभी मैंने इतना वाटर साइकिल बना के दिखाया, उसमें क्या हुआ था, जब सी गर्म हुआ तो ये कुछ कुछ राइज कर रहा था। कुछ कुछ क्या है ये भाई, कुछ कुछ ये है वाटर वेपर। वाटर से क्या राइज होंगे, वाटर वेपर। और यही वाटर वेपर ऊपर एक प्रोसीजर है जिसका नाम है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी कंडेंस होके वाटर वेपर ये किस में बन गए, ये बन गए क्लाउड्स में। हाँ यही तो है हमारे बादल, क्लाउड बन गए और इसके क्या हुई, इसके बाद बारिश। तो यहाँ देखो हमें क्या ऑप्शन दिया है, डैश इज फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ वार्म, मॉइस्ट एंड राइजिंग एयर, क्लाउड, रेन, स्लीट एंड हेल। अच्छा इतना बोलोगे मैम ये सब तो नहीं है, क्लाउड और रेन में प्लीज कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज क्यों नहीं होना, क्योंकि सही बोल रहे हो वाटर वेपर के बाद बारिश होती है, लेकिन इसके लिए हमें प्रोसेस पता होनी चाहिए, बिकॉज वाटर वेपर के बाद जस्ट बारिश नहीं होती है।
इस एयर से पहले क्लाउड बनेगा, फिर ही रेन होगी। तो फर्स्ट इज ये जो बोल रहे हैं ना वार्म मॉइस्ट एंड राइजिंग एयर, इससे पहले क्या बना? क्लाउड, देन हुई रेन, विच मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन? एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज सच एज नाइट्रोजन 78%, एक्स, मिस्टर एक्स आ गया, दैट इज 21%, एंड अदर गैसेज 1%। आइडेंटिफाई एक्स। ओहो, अब एटमॉस्फेयर में हमने गैसेस का कॉम्पोजिशन पढ़ा है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। उसके बाद सेकेंड लेवल आता है वही गैस, हाँ वही जिसे हम इनटेक करते हैं अंदर, रेस्पिरेशन जब करते हैं तो हम अंदर लेते हैं, और दूसरी गैस है जिसे बाहर छोड़ते हैं। तो जो गैस हम अंदर लेते हैं दैट इज बेसिकली ऑक्सीजन, एंड यस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एज 21% इन एटमॉस्फेयर। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, इसका परसेंट काफ़ी कम है, 0.03 से लेके 0.04, एंड आर्गन वगैरह है, आर्गन का 0.9% है, एंड बाकी सब गैसेस का हम मिला के मानते हैं थोड़ा थोड़ा परसेंट, मतलब बांट लो अपने आप में, ऐसा है। तो यानी ऑक्सीजन का एक रिमार्केबल परसेंट कहते हैं ना, जिसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है 21%, सो दिस इज अ रिमार्केबल परसेंटेज। क्लियर? विच मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस, सो दिस वॉज ऑल अबाउट अचीवर्स लेवल। तब तक क्या करो, तब तक जाओ हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पे, जहाँ आपको मिलेंगे K to 12 सभी कोर्स, और गाइड कर दूँ मेरे कोर्स के लिए ओलंपियाड पे जाइए, यहाँ आपको मेरा चेहरा दिखेगा, और क्लास 9 नेशनल साइंस ओलंपियाड बायोलॉजी के सारे कोर्सेज एकदम फ्री हैं। पहली बात तो ऐसा नहीं है 1-2 वीडियो देखो और कोई चार्ज लेंगे, बिल्कुल नहीं, सब वीडियोज़ देखो, टॉपिक वाइज अरेंज्ड हैं, MCQs हैं, सॉल्व है, असर्शन एंड रीज़न है। यस, एंड अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। कमेंट में जो होमवर्क दिया है ज़रूर करना। बने रहो मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।